Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we are starting chapter 3rd, accounting for retirement and death of partner. First of all, we understand the meaning of retirement. An existing partner may decide to leave the firm due to ill health, old age, misunderstanding, mutual consent or due to other similar reason. Thus a partner living in firm known as retiring partner or an outgoing partner. जब भी कोई पार्टनर किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या ओल्ड एज हो जाने की वजह से वो रिटायर होना चाहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपस में वो डिसाइड कर ले या इसी टाइप के और जो सिमिलर रीजंस है उस वजह से जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं। अब इसमें जो सेक्शन है अपनी एज पर सेक्शन ऑफ 32(1) of the Indian Partnership Act 1932, a partner may retire under the following circumstances. पार्टनरशिप एक्ट की जो सेक्शन है 32(1) उसके अकॉर्डिंग ये जो रीजन है जिस वजह से पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है। फर्स्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर मिलके डिसाइड कर ले और आपस में वो कंसेंट ले लें कि वो रिटायर होना चाहता है। एज पर एग्रीमेंट टू द इफेक्ट, अगर मान लो पहले से एग्रीमेंट है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिटायर होगा, या फिर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर एंड इफ पार्टनरशिप एट विल, जस्ट नोटिस दे के भी वो रिटायर हो सकता है। लेकिन वो कौन सी पार्टनरशिप होनी चाहिए? पार्टनरशिप एट विल। जो टाइप ऑफ पार्टनरशिप अपन ने पहले समझे थे उसमें ये था पार्टनरशिप एट विल। ओके, अब मेन अपने को समझना है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो तो उसका अपन जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अपने सामने क्या क्या आएंगी और उनका अपन कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं उनका एक तो नया रेशियो निकालना है और साथ के साथ गेनिंग रेशियो, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको कितना गेन हो रहा है, क्योंकि कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। तो उसमें गेनिंग रेशियो में आगे गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना होता है, तो उसके लिए अपने को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल से रिलेटेड हम एंट्रीज जो है वो कैसे करें, ये सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसमें जैसे हमने अभी पिछला चैप्टर जो डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसमें जो आपने रिवैल्यूएशन टॉपिक समझा था वो ट्रीटमेंट इसमें वापस अपने को जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने को रिवैल्यूएशन या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वो ट्रीटमेंट करना होता है। उसके बाद है अकाउंटेंट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, यानी कि जो जनरल रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का रिमेनिंग बैलेंस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉसेज हैं, तो इनका अपने को ट्रीटमेंट करना होता है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसीज, अगर पार्टनर ने जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो उसका भी अपने को यहाँ पे ट्रीटमेंट समझना होता है। और डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी रिटायर होने वाला पार्टनर है उसको क्या पेमेंट करना है वो डिसाइड करना होता है, और अगर मान लो डेथ हो गई है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको क्या पैसा देना होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये अपने को ध्यान में रखना होता है। अब हम सबसे पहला जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो अपन डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे और उसका इफेक्ट जो है यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में, बैलेंस शीट में और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या पड़ेगा वो हमें समझना होगा। तो ये हमने मेन प्रॉब्लम्स एक बार समझी कि ये हमें डिस्कस करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला। सबसे पहला जो है अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें सिंपल है, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो उनका रेशियो ओल्ड है वही जो है
न्यू रेशियो बन जाता है। कैसे क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द profit sharing ratio of the remaining partner also change. Thus, the new profit sharing ratio of remaining partner is required to compute new profit ratio on retirement of a partner is the ratio in which remaining partner decide to share future profit. तो अब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं कि वो किस रेशियो में फ्यूचर में अपना प्रॉफिट जो है वो कैसे बांटेंगे आपस में, वो अपने को कैलकुलेट करना होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होता है तो उस टाइम पे किसने कितना गेन किया वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेन रेशियो इफ गिवन। अगर क्वेश्चन में गेन रेशियो गिवन है तो पुराना जो है उसमें गेन रेशियो प्लस कर दें कि कितना कितना कौन गेन कर रहा है, तो नया रेशियो आ जाएगा। और गेन रेशियो जो होता है वो अगर न्यू रेशियो गिवन है तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो आप लेस करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में अगर नया रेशियो गिवन है, if the new profit sharing ratio of remaining partner is not given in question, it will be assumed that the remaining partner continue to share profit in old ratio. नया रेशियो दे रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो ये माना जाएगा कि जो उनका पुराना रेशियो है उसी में वो अपना प्रॉफिट जो है फ्यूचर में भी शेयर करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल अपन इसमें ले रहे हैं, आप ये समझें कि ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो अगर 3:1 दे रखा है और कुछ भी नहीं बोल रखा है तो अगर जो भी रिटायर होगा तो बचे हुए का रेशियो पुराना रेशियो ही हो जाएगा। जैसे ए रिटायर होता है, इफ ए रिटायर न्यू रेशियो विल बी 2:1, यानी कि ए चला गया तो बचा हुआ रेशियो हुआ 2:1। ठीक है, और अगर मान लो बी रिटायर हुआ तो ए और इसका जो पुराना रेशियो था वही 3 और 1, वो हो जाएगा नया रेशियो 3:1, और सी रिटायर हुआ तो रेशियो हो जाएगा 3:2। तो इसमें ये समझने की चीज़ है कि अगर जब भी कोई पार्टनर में कुछ नहीं बोल रखा है और कुछ नहीं कह रखा है तो पुराना रेशियो ही नया रेशियो बन जाता है उनके जाने के बाद। इसमें नोट है, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर कैलकुलेट बाय सिंपली स्ट्राइंग आउट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो है वो हटा के बाकी का जो रेशियो है वो नया रेशियो हो जाएगा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके जाने के बाद जो बच रहा है वो। ठीक है, अब सेकंड इसमें है व्हेन अ पार्टनर एक्वायर रिटायरिंग शेयर एंटायर शेयर, इन दिस केस शेयर ऑफ द एक्वायरिंग पार्टनर विल बी इंक्रीज इन द अदर पार्टनर विल रिमेन द सेम। इसमें क्या है, पर्टिकुलर कोई पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर का पूरा शेयर एक्वायर कर लेता है। जैसे अभी ऊपर जो 3:1 था ABC का, और मान लो सी रिटायर हो रहा है और सी का पूरा रेशियो ए को मिल रहा है, तो जो एक्वायर कर रहा है उसके शेयर में वो रेशियो अपन ऐड कर देंगे और बाकी का जो है सेम ही रहेगा जो पहले था। लेकिन ये तभी करना है जब पूरा का पूरा कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर जो है वो एक्वायर कर लेता है। तीसरी सिचुएशन है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। इसमें जो बचे हुए पार्टनर हैं वो मान लो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसका रेशियो पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट में एक्वायर करते हैं, यानी कि लेते हैं, तो फिर उस प्रोपोर्शनेट में पहले उसका रेशियो अपन बांट देंगे और पुराने वाले में वो ऐड कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। तो इन सच केस द एक्वायर रेशियो एडेड इन योर एग्जिस्टिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट। तो ये समझा हमने नया रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम आगे समझते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो देखिएगा आप, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग रिटायर और डिजीज पार्टनर शेयर इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर विल बी पे अमाउंट ऑफ गुडविल टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर। यानी कि ये वो रेशियो है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर जो है रिटायर होने वाले पार्टनर को गुडविल देंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा नया रेशियो गिवन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देना है
तो आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और उसी रेशियो में आपको उस गुडविल को देना है रिटायर होने वाले पार्टनर को। अब इसमें हम सेकंड केस जैसे देख रहे हैं, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, in such a case it is assumed that remaining partner continue share profit in old ratio, thus gain to the continuing partner is in the old ratio। यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो पुराना रेशियो ही जो है वो नया रेशियो बन जाता है, तो गेनिंग रेशियो भी वही रहेगा, यानी कि पुराना रेशियो ही गेनिंग रेशियो की जगह हम यूज करेंगे। जैसे है ABCR partner in a firm sharing profit in the ratio 5:1, फाइंड आउट द गेन रेशियो व्हेन ए रिटायर। अगर ए रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो जो हो गया है वो हो गया 4:1, तो गेनिंग रेशियो भी इसमें 4:1 हो जाएगा। अब जैसे बी रिटायर हो रहा है तो बी का क्या था 4, तो 5:1 जो बचे हुए हैं उनका रेशियो हो जाएगा और वही गेनिंग रेशियो माना जाएगा। और सी रेशियो है 5:1 है, तो मान लो सी रिटायर हो रहा है तो बचे हुए जो है वो 5:4 में डिवाइड करेंगे, यानी कि ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाता है जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ये समझा हमने गेनिंग रेशियो, इसका यूज गुडविल के ट्रीटमेंट में करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले चैप्टर में हमने समझा था सैक्रिफाइस रेशियो, ये जो है गेनिंग रेशियो से कैसे अलग है उसके लिए हम ये एक टेबल समझने जा रहे हैं। ये टेबल शो करती है डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग के बेस पे, मीनिंग सैक्रिफाइस रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइस रेशियो वो होता है जिसमें नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर पर्टिकुलर अपना प्रॉफिट जो है वो सैक्रिफाई करते हैं। और गेनिंग रेशियो वो होता है इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर रिटायरिंग और डिसएबल, मतलब जाने वाला जो पार्टनर है उसका रेशियो रिमेनिंग पार्टनर किस प्रोपोर्शनेट में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होता है। अब इन दोनों को अलग अलग टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट है व्हेन कैलकुलेट, ये सैक्रिफाइस रेशियो यूज होता है एडमिशन के टाइम पे, व्हेन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एंड गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। फिर हम फॉर्मूला पे डिस्कस करें तो फॉर्मूले में डिफरेंस है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो इसमें डिफरेंस होता है। अब पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, चौथा पॉइंट हम देखें, पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, न्यू पार्टनर शेयर गुडविल इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो पुराने में एडमिशन के टाइम पे पुराने में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होती है, और रिटायरमेंट में क्या होता है पार्टनर जाने वाला है उसको गुडविल देनी होती है, तो जाने वाले पार्टनर को गुडविल जो है वो गेनिंग रेशियो में दी जाती है, ये डिफरेंस है इसमें। अब पांचवा पॉइंट है इफेक्ट का, इट सिग्निफाई रिडक्शन इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, जो ओल्ड पार्टनर के रेशियो में कितना रिडक्शन हुआ है, कितनी कमी हुई है वो शो करता है। और गेनिंग रेशियो, इट सिग्निफाई इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर, एक पार्टनर के जाने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर का शेयर जो बढ़ता है इंक्रीजिंग, उसको ये शो करता है। तो ये तो डिफरेंस हुआ इसमें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें लगभग वही है जो एडमिशन के टाइम पे था। एक्चुअल में जो गेन कर रहा है गेनिंग पार्टनर है उसको गुडविल जो है वो देनी होती है, और जो सेक्रीफाई कर रहे हैं, जैसे एडमिशन के टाइम पे क्या होता था पुराने पार्टनर हैं और नया एक और आया है, तो पुराने उसमें सेक्रीफाई कर रहे थे और नया उसमें गेन कर रहा था, तो गेन करने वाले पार्टनर को गुडविल देना है और सेक्रीफाई करने वाले को पार्टनर को मिलेगी। तो अब इसमें रिटायरमेंट में उल्टा है, रिटायरमेंट क्या हो रहा है, जो आउटगोइंग पार्टनर है वो अपना रेशियो सेक्रीफाई करके जा रहा है, तो उस आउटगोइंग पार्टनर को वो पैसा मिलना चाहिए गुडविल का, और जो रिमेनिंग पार्टनर जिनको गेन हो रहा है वो पैसा देंगे। तो एक तरह से रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग ये एंट्री बनती है, या इसको अपन गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें पहले अपन इसका प्रोविजन समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड in the book only when the some consideration is money or worth money has been paid for it
It is also stated that internally generated goodwill should not recognize as an asset and only purchase goodwill can be recorded in the books. Goodwill should not be raised in the book of account at the time of retirement death. Rather, goodwill should be adjusted through the partner capital account. यानी कि गुडविल को बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के हिसाब से बुक में तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब एक्चुअल में उसके लिए कुछ पेमेंट किया गया हो, और जब तक उसको खरीदा नहीं गया है तब तक उसको बुक में अपन शो नहीं कर सकते। तो रिटायरमेंट के टाइम पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनर से पार्टनर ही करेंगे, उसमें बुक में उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन एंट्री में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं जिससे ये और बेटर समझ में आएगा। तो अभी जैसा मैंने समझाया था आपको, कुल मिला के जो सेक्रीफाई करने वाला पार्टनर है उसको गुडविल मिलेगी और जो गेन कर रहा है उसको गुडविल देनी है। तो अब आप इसमें समझिए, सबसे पहले वही जैसा एडमिशन के टाइम पे था कि अगर बुक में ऑलरेडी अपेयर है तो उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इन एन अपेयरिंग इन बैलेंस शीट ऑल द पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, और ये ओल्ड रेशियो में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको ये एंट्री करनी है। जैसे बैलेंस शीट में आपको जितनी गुडविल दिख रही है और बैलेंस शीट में जो भी पार्टनर दिख रहे हैं वो सारे पार्टनर अपने पुराने रेशियो में उसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ये तो राइट ऑफ करने की। लेकिन इसमें क्या है, इफ अपेयरिंग, यानी कि अगर दे रखी हो तो ही ये एंट्री करनी है, और अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी तो ये एंट्री नहीं करनी है। अब हम समझते हैं ट्रीटमेंट जो भी मैंने बताया था आपको। तो इसमें रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। रिमेनिंग पार्टनर का मतलब ये जो बच गए हैं वो गेन कर रहे हैं, तो ये गेनिंग पार्टनर भी कहला सकते हैं, और जो जाने वाला है वो सेक्रीफाई कर रहा है उसको क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री बनती है रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। जैसे ए बी सी हैं तो सी रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल देंगे ए और बी मिलके, तो ए और बी उसके सी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल, या रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये एंट्री आपको याद रखनी है, और ये गेनिंग रेशियो में जो है वो डिवाइड करेंगे पार्टनर और उसी रेशियो में मिलके उसको गुडविल ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हुआ गुडविल का ट्रीटमेंट। हर क्वेश्चन में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, तो अच्छे से समझें आप इसको। अब हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे। तो इसमें सबसे पहले वही ट्रीटमेंट है जैसा अपन रिवैल्यूएशन, जब भी एसेट्स रिवैल्यूएशन ओपन करेंगे तो उसमें एसेट्स की वैल्यू देखेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फ़ायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर कम हो रही है तो डेबिट में लिखेंगे। और लाइबिलिटीज़ में इसका उल्टा करते हैं, प्रोविज़न में भी इसका उल्टा किया जाता है। तो अब कुल मिला के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको पिछले चैप्टर में आ गया था। यहाँ हम डायरेक्ट फाइनल जो एंट्री है प्रॉफिट बांटने की वो समझेंगे। तो इसमें देखिएगा, जब भी प्रॉफिट होता है, इफ देयर इज प्रॉफिट, आपको एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सारे पार्टनर में बांटना है और पुराने रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लॉस है तो ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये इस एंट्री की जस्ट रिवर्स है। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। लेकिन कभी कभी आपको क्या है, बुक में जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो शो नहीं करनी होती है, उस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता है। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था, वैसा का वैसा इसमें भी है, तो आप वो भी समझ लें। सबसे पहले अगर प्रॉफिट है तो एक बार अपन प्रॉफिट बांटने की एंट्री करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा एक बार प्रॉफिट। तो ये अकाउंट ओपन हो गया, फिर इसको आप क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपको जो बचे हुए पार्टनर हैं या जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार तो प्रॉफिट बांटना है पुराने रेशियो में, ये अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद क्लोज करने के लिए रिवर्स एंट्री करेंगे, लेकिन उसमें ओनली जो रिमेनिंग पार्टनर है और नए रेशियो में करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। और लॉस के केस में इसका जस्ट रिवर्स आपको करना है। रिवर्स का मतलब ये हो गया, पहले आपको लॉस बांटना है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर। ये रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हुआ। हर क्वेश्चन में ये सारे ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे। पहले नया रेशियो निकालना है, फिर गुडविल करना है, फिर ये रिवैल्यूएशन करना है, फिर उसके बाद हम समझते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये भी आपको पुराने पार्टनर यानी कि जो पहले से हैं, जो रिटायर होने वाला है उसमें भी इंक्लूड हो गया वो पुराना,
अब इसमें जैसे ABC पार्टनर है, C रिटायर हो रहा है, तो ABC तीनों में, यानी कि जो पुराने पार्टनर थे उसमें ओल्ड रेशियो में आपको ये बांटना है। जो भी प्रॉफिट्स हैं, चाहे जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, इन सबको आपको बांटना है पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में। और लॉस है तो उसको भी बांटना है, लॉस की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री इसमें बनती है लॉस बांटने की, ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो भी हो। लेकिन इसमें आपको वो ध्यान रखना ही है, प्रॉफिट है अगर तो बांटने में एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में, जो अपन ने एडमिशन वाले में भी समझा था। इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी हो तो वो पैसा अलग करके बाकी का बांटना है, और लाइबिलिटी अगर इससे भी ज़्यादा है तो बाकी का पैसा रिवोल्यूशन में डेबिट कर देना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सेम ट्रीटमेंट है, एडमिशन की तरह ही है, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांटना है। फिर अब हम समझते हैं आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन सब को करने के बाद लास्ट में हमें कैपिटल जो है वो किसी प्रोपोर्शनेट में लेनी है, एडजस्ट करनी है, तो वो भी हमें ट्रीटमेंट समझना होगा। तो इसमें समझिएगा आप, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर शेयर in profit is to be changed. As a result, total capital of the firm changed. Therefore, adjustment of capital is required. And capital can be adjusted in 3 ways. 3 तरीके से जो है वो कैपिटल एडजस्ट की जा सकती है, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो वैसे अपन डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। अगर नए फर्म की कैपिटल दे रखी है तो हमारे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये स्टेप्स लेनी है। सबसे पहले तो आपको करना है असर्टेन द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर की जो है वो आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। उसके बाद कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो नए फर्म की जो कैपिटल है उस बेस पे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन वो कैपिटल निकालेंगे। फिर अपन उसको कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में है कितनी और होनी कितनी चाहिए। तो फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट बाय कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल दोनों को कंपेयर करेंगे। कम पड़ रहा है तो पार्टनर लेके आएगा और ज़्यादा है तो वो लेके चला जाएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली आप और क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं, उसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके लिए जो एंट्री बनती है, अगर मान लो किसी पार्टनर का पैसा कम पड़ रहा है उसको लेके आना है, लेके अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो जो भी पार्टनर है जिसका एक्स्ट्रा पैसा है कंसर्न पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश, और लेके आ रहा है तो कैश डेबिट टू कंसर्न पार्टनर। और कभी कभी करंट अकाउंट का इंस्ट्रक्शन हो तो बैंक की जगह करंट अकाउंट आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हुआ फर्स्ट टाइप से। अब हम समझते हैं सेकेंड में when the total capital of the new firm is not given, टोटल कैपिटल अपने को नहीं दे रखी है, तो एक बार अपन क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर हम कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर बच गए हैं उनके कैपिटल का जो भी बैलेंस आ रहा है उसको एक बार अपन वर्किंग नोट में ऐड कर देंगे, तो वो टोटल कैपिटल हो जाएगी फर्म की। फिर उसको अपन प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर आपस में कंपेयर करेंगे कि कम है या ज़्यादा है। कम है तो लेके आएगा, ज़्यादा है तो लेके जाएगा। और पार्टनर जब लेके आएगा तो बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और ले जाएगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक। ये वही एंट्री है जो अपन ने पहले समझी। अब हम समझते हैं तीसरा जो ऑप्शन है, व्हेन द remaining partner is paid through amount brought in by remaining partner manner that capital proportional of new profit sharing ratio। कभी कभी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है कि रिमेनिंग पार्टनर पर्टिकुलर कैपिटल इस टाइप से लाएंगे कि जाने वाले को पेमेंट भी हो जाए और उनका कैपिटल का प्रोपोर्शनल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पर्टिकुलर अगर कोई कैश बैलेंस भी रखना है तो वो कैश बैलेंस भी उसमें ऐड कर दिया जाता है और ओपनिंग कैश बैलेंस उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपको कैसे निकालनी है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस। जितना और कैश चाहिए वो जोड़ दिया जाता है और ओपनिंग कैश बैलेंस अपन माइनस कर देते हैं, तो ये न्यू कैपिटल आ जाती है। और फिर उसको प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करके अपन कंपेयर करेंगे, और कम पड़ेगी तो पार्टनर लेके आएगा, ज़्यादा पड़ेगी ज़्यादा है तो वो लेके चला जाएगा। और उसके लिए वही एंट्री होती है जो पहले पॉइंट नंबर 1 में हुई थी। कैपिटल लाने की
वही बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और ले जाने की पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक। फिर सेकंड है व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मिनिमम कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस अगर कुछ मिनिमम रखने के लिए कुछ भी नहीं कहा है तो फिर जो कैपिटल नए फर्म की है वो क्या होगी, बचे हुए जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल जोड़ के अपन एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे और फिर वही प्रोपोर्शनेट में नए रेशियो में बांटेंगे और फिर एक्चुअल बैलेंस से कंपेयर करेंगे कि कम है या ज़्यादा है। तो ये प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये था बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है जब भी रिटायरमेंट या डेथ के केस में, वो हमने समझे। थैंक यू।